नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और विद्यार्थियों, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं सामाजिक ज्ञान की इकोनॉमिक्स। बहुत से विद्यार्थियों के रेगुलर कमेंट आ रहे थे। मैं लेट इस कारण से हो रहा था कि मैं अब जो लक्ष्य ले रहा हूं ना, वो ये है कि आपका टॉपिक जब पढ़ाऊँ ना, तो कम से कम एक लेसन कंप्लीटली एक ही वीडियो में हो। क्योंकि जब बच्चा पढ़ने बैठे ना, तो एक टॉपिक तो कंप्लीट करके उठे, वो तो तैयार हो, तो वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए लक्ष्य ये लिया है और वो इस समय फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में हम पूरी तरह से कवर कर देंगे, ऐसा हमारा पूरा विचार है और हम कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करें। उससे पहले एक बात और कह दूं आपको कि ये जो मैटर है आपका, ये मैटर आपको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप इसको लगातार साथ में लिखते जा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन अपने पास बचता है, वो है आपका टेलीग्राम चैनल। तो वहाँ पर मैं इसका जो है PDF वहाँ पर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तीनों ही मैटर में से, तीनों ही तरीके में से कोई सा भी तरीका आप काम में ले सकते हैं, लेकिन ये मैटर आपको उतारना है। क्योंकि इस जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा का पूरा तैयार होना भी चाहिए और अच्छे से याद करना। क्योंकि जब देखो सब पढ़ रहे हो ना, तो मेरा एक ही विचार है कि आपका सिलेक्शन हो, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं अपना समय खराब करूं और आप जो है यहाँ मेरे पास आएँ और आप यहाँ आकर के जुड़ें, उसका कोई लाभ नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। तो इसको अनुशासित रूप से सिस्टमेटिक हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की हम बात करिए, आपका पहला लेसन है। और इस लेसन में हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 3 प्रमुख क्षेत्रक हुआ करते हैं। और तीसरा जो प्रमुख क्षेत्रक है, सेवा क्षेत्र, उसको फिर हम 3 बांटों में बांटा करते हैं। और वो है एक तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक और पंचम, इस नाम से रखे जाते हैं। और ये अर्थशास्त्र ने इसी प्रकार से इसका विभाजन कर रखा है और इसी रूप में हमें पढ़ना भी है और इसी रूप में एग्जाम में आएगा भी। और क्लियरिटी भी पूरे क्षेत्र की अगर हम देखें तो इसी प्रकार से होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए कि मुख्यतः अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं, तो 3 ही हैं। ठीक है ना। कौन से? प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए प्राथमिक क्षेत्रक, विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए द्वितीय क्षेत्रक, और तीसरा उत्पादन प्रक्रिया में जो पब्लिक सहयोग करती है उसको लेकर के सेवा क्षेत्र। ठीक है ना। क्षेत्र 3 ही है, लेकिन सेवा क्षेत्र को समझने के लिए, क्योंकि ये विस्तार है, सबसे बड़ा है ये, उसके लिए फिर अर्थशास्त्रियों ने इसे 3 भागों में और बांट रखा है। तो अगर यहाँ से पूछ ले तो अलग विषय है, बाकी मूलतः अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 ही क्षेत्र हुआ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक या बोल सकते हैं प्रारंभिक क्षेत्र की बात करें, तो प्रारंभिक क्षेत्र के अंदर सबसे पहले वो बातें आती है जो प्रकृति ने हमें दी हैं। प्रारंभ हम कहाँ से करेंगे? प्रकृति से। यानी जब आदि मनुष्य भी था तो उसने कहाँ से शुरुआत की थी? प्रकृति के संसाधनों से। तो सबसे पहला और सबसे प्रारंभिक क्षेत्र जो होता है ना मनुष्य का, वो होता है कि प्राकृतिक संसाधन। ठीक है ना। एक मारवाड़ी में, यहाँ राजस्थान के अंदर एक कहावत रहा करती है, उसको अगर आप ध्यान से सुन लेंगे तो ये पूरा क्षेत्र ही कवर है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी शानदार तरीके से बातें कही हैं। क्या थी वो सुनना, कि उन्होंने कहा था कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, करे नौकरी, मूर्ख गंवार। ठीक है ना। ये नौकरी की आज डिमांड इतनी हो गई, अन्यथा पहले स्थिति यही थी। तो क्या थी उसमें? उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और करे नौकरी, मूर्ख गंवार। मतलब ये तीसरा क्षेत्र क्या था? सेवा क्षेत्र। ये राजस्थान का कल्चर था। यहाँ या तो खेती या फिर व्यापार। नौकरी बहुत कम लोग क्या करते थे, बाहर भी जाकर के व्यापार ही करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई, समय बदला है, वो अलग विषय है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से ही हम इस विषय को समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के अंदर वो वस्तुएं जो आपको पूछी जाएंगी और जिनके माध्यम से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। चारों को ऐसे कैसे याद रखना आपको। कौन से? कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन। चारों क्षेत्र याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि जब भी राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है तो प्रारंभिक या कहें कि जो प्राकृतिक संसाधनों की बात की जाती है, या ये बोले कि प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाती है, तो इन 4 क्षेत्रों को उसमें काउंट किया जाता है राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय प्राथमिक क्षेत्र में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं काउंट किया जाता? ठीक है ना। ऐसा आपका प्रश्न होगा और वहाँ आपको ये ध्यान रखने हैं चारों क्षेत्र। अगर ये याद रहेंगे तो प्रश्न सही होगा, अन्यथा इन 4 में से किसी दूसरे का नाम देखा और वही आपको सही उत्तर करना होगा। ऐसा ही प्रश्न वहाँ पर बनने वाला है। तो चारों क्षेत्र याद रखेंगे। पहला कृषि तो है ही है। खेत के साथ साथ क्या करता है किसान? वानिकी भी करता है, पेड़ पौधे लगाता ही है। और किसान अपने जो है खेत के अंदर पौंड बना करके उसमें मछली का उत्पादन भी कर सकता है। ये 3 तो काम एक तरह से किसानी के संबंधित ही हो गए।
और तीसरा जो है एक क्षेत्र होता है खनन। ये मजदूरों के संबंधित है, लेकिन ये भी क्या कि प्रकृति से भी प्राप्त होता है, तो ये खनन क्षेत्र भी किसमें हुआ, प्रकृति में। ये 4 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं। इनके अलावा भी कोई दे तो उनसे राष्ट्रीय आय का अनुमान नहीं लगाया जाता। हो सकता है प्रकृति से और भी संसाधन हो, प्रकृति से और भी चीजें हम प्राप्त करें, तो वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी तो सही, लेकिन जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो निश्चित रूप से इन 4 आधारों को लेकर के ही लगाया जाता है। तो चारों को याद रखना, कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन। आगे चलते हैं द्वितीय क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें आता है विनिर्माण या उद्योग क्षेत्र। विनिर्माण यानी अब जो प्रकृति से हमें प्राप्त हुआ उस प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से कुछ बनाना। जैसे मैं बात करूं कृषि, वानिकी या मत्स्य या खनन, ये चीजें हमें प्राप्त हुई, इन चीजों को लिया और उनसे कुछ ना कुछ बना दिया। विनिर्माण, निर्माण और विद्युत या गैस जलापूर्ति, ठीक है ना। ये 3 चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। किस में आती हैं, द्वितीय क्षेत्र अथवा विनिर्माण अथवा औद्योगिक क्षेत्र के अंदर ये आती हैं। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो हम बात करें 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से आते हैं, विनिर्माण, निर्माण और विद्युत अथवा जलापूर्ति के संबंधित, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये सब किस में आएंगे, द्वितीय क्षेत्र में। क्योंकि ये प्राथमिक क्षेत्र का, यानी ये कहें कि जो चीजें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं उनमें से निकाले गए अथवा उनसे बनाए गए प्रोडक्ट हैं, तो वो किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखो जैसे विद्युत, गैस और जलापूर्ति, इसमें बहुत से विद्यार्थी जो है वो गलत कर सकते हैं, इसको उठा करके किस में डाल देंगे, प्राकृतिक संसाधन, या ये बोले कि प्राथमिक क्षेत्र में, क्योंकि ये प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। जल, विद्युत और गैस प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो सीधे कह सकते हैं कि साहब ये जो प्राथमिक क्षेत्र है, गलत हो सकता है। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखना, ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। क्यों आता है समझो, जब ये खनन कार्य क्या आता है, विद्युत, गैस और जलापूर्ति, ये जलापूर्ति, जल पे जल नहीं है, यहाँ जल आपूर्ति है, ठीक है ना, जल की आपूर्ति करना, तो ये इससे प्रोडक्शन के रूप में है। ये जब खनन किया, पृथ्वी का खनन किया ना, तो खनन करना तो क्या था, प्राथमिक, और उससे क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ आपको, जल, तो ये किस में आ गया, द्वितीय क्षेत्र में। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो कुछ पैदा होगा, जो कुछ पैदा होगा, वो पैदा होने वाली चीज किस में आएगी, द्वितीय क्षेत्र में आएगी। इसी प्रकार से गैस है, विद्युत है। गैस को आप जो है वो मतलब सीधा सा कह सकते हैं कि जब आप खुदाई करेंगे उसके बाद वहाँ पेट्रोलियम के साथ जो गैस प्राप्त होगी तो द्वितीय क्षेत्र में है। विद्युत इसी प्रकार से कोई भी साधन को आप काम में लेकर के विद्युत का उत्पादन करेंगे तो इनके माध्यम से जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो प्रोडक्ट ही क्या है, वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। समझ में आ गई होगी बात इस तरह से। तो ये द्वितीय क्षेत्र में होंगे विद्युत, गैस, जलापूर्ति, और ये 3 क्षेत्र लेकर के कौन कौन से, विनिर्माण और निर्माण। अच्छा, इन दोनों में क्या अंतर है, ये भी आप कंफ्यूजन आप हो सकते हैं, तो उसको भी देखो। विनिर्माण तो होता है प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग आता है इसमें, ठीक है ना, और इसके अंदर आता है कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग का बनाना, ठीक है ना। इसमें आपने प्राकृतिक संसाधन के माध्यम से, विनिर्माण के अंदर प्राकृतिक संसाधन लिया और लेकर के नई चीज बनाई। क्या बनाई, नई वस्तु बना दी। मतलब इसे मैं बोलूंगा, इसे अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, नई चीज प्रोडक्ट कर दी, मैन्युफैक्चर आया। और ये हालांकि इसमें भी नहीं बन रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग निर्माण से संबंधित, यानी मैं कह सकता हूँ इसको कंस्ट्रक्शन जो है वो इसके अंदर आता है। तो इन दोनों का भी शब्दों का अंतर रख सकते हैं याद, वैसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं दोनों, विनिर्माण और निर्माण, ठीक है, ज़्यादा वो अंतर है नहीं। विनिर्माण का मतलब है कि एक नई चीज़ फिर से बना दी, और निर्माण के अंदर है कि एक निर्माण किया, उसमें वो वस्तुएं वैसे की वैसे हैं, उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार विनिर्माण, निर्माण। तीसरा विद्युत, गैस और जलापूर्ति, तीनों क्षेत्र जो हैं वो किस में काउंटेबल हैं, द्वितीय क्षेत्र में काउंटेबल हैं। और ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते समय द्वितीय क्षेत्र के अंदर ये तीनों ही शब्द आपको फिर याद रखने हैं, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत, गैस और जलापूर्ति। इनको आधार मान करके ही राष्ट्रीय आय का जब अनुमान लगाया जाता है तो द्वितीय क्षेत्र में 3 ही चीजें काउंट की जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो इसे तृतीय क्षेत्र के अंदर काउंट किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र में हम देखें तो उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करने वाली गतिविधियां किस में आएंगी, मतलब तृतीय क्षेत्र में। यानी सीधी बात, प्राकृतिक संसाधन थे, उनसे आपने क्या किया, द्वितीय क्षेत्र के अंदर वस्तुओं का निर्माण किया। और जब द्वितीय क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण किया तो निर्माण करने वाले तो थे, कोई ना कोई तो थे, तो वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे। तो जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र या कहीं की तृतीय क्षेत्र में आएंगे। और महत्वपूर्ण बात कि उत्पादन प्रक्रिया में ये लोग क्या करते हैं, सहयोग करने वाली गतिविधियों में शामिल होते हैं। सीधा सीधा है कि मैंने बताया था ना शुरू में ही, क्या
उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और करे नौकरी मूर्ख गंवार। बात इतनी सी है, समझ गए ना। ये सेवा क्षेत्र के अंदर सेवाएं ही आती हैं, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य ही आते हैं। ये प्रोडक्शन है सारा, और ये सारा का सारा सेवा क्षेत्र। उनमें जो उन प्रोडक्शन के अंदर, यानी कंपनी यहाँ है और कंपनी में कर्मचारी वो ये हैं, ठीक है ना, इतनी बात है। अब इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3। तो 3 भागों में बांटने के लिए तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र इसमें नाम दिया गया है। अब समझने की बात इसमें यह है कि जब हम तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों की बात करेंगे तो इन्हें कहा जाता है व्हाइट कॉलर जॉब। याद रखना, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही चांस है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछने की ज्यादा चांस है। पहला प्रश्न ज्यादा पूछता कौन सा है ज्यादा चांस? आपको ये पूछेगा राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए इनमें से किस क्षेत्र की बात की जाए, ऐसा प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। तो 4 में से कोई सा भी दे देगा कि प्राथमिक क्षेत्र में या मतलब प्रारंभिक क्षेत्र जो भी है का, उसके तहत हम किसके माध्यम से राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं, तो 4 शब्द याद होने चाहिए। इसी प्रकार 3 ये शब्द याद होने चाहिए। उसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र में बात करें तब यहाँ पर आता है। अब वहाँ देखिए क्या है, व्हाइट कॉलर जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। सेवाओं के उत्पादन और विनियमन से संबंधित क्रियाएं। सेवाएं, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और उत्पादन होते समय विनियमन से संबंधित है। विनियमन का मतलब होता है कि वो सिस्टम से हो, एक नियम से हो, एक तरीके से उनका संचालन हो, उनका उत्पादन हो, वो प्रोडक्ट जो है वो सिस्टमेटिक बने, ये जरूरी है। तो अब उसके लिए क्या है, सबसे पहला है व्यापार और वाणिज्य। ये किस में आ रहा है? व्हाइट कॉलर जॉब, ध्यान रखना। फिर आएंगे लास्ट में स्वर्ण कॉलर। ये लोग और इन लोगों के अंदर बड़ा अंतर होता है। ये लोग सिर्फ ऊपर बैठते हैं, काम नीचे अपने आप होता है, और ये लोग काम करते हैं, ठीक है ना। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार होता है, परिवहन और यातायात में व्यापार, यातायात हो रहा है, काम चल रहा है, ठीक है। संचार सेवाएं, इसी प्रकार बैंकिंग और बीमा, अचल संपत्ति संबंधी सेवाएं और व्यक्तिगत व्यावसायिक सेवाएं। ये सेवाएं जो है ना, ये सारी की सारी सेवाएं किस में आ रही हैं? व्हाइट कॉलर जॉब में। ध्यान रखना, व्हाइट कॉलर जॉब का सीधा सा मतलब है कि जहां पर सीधा सा देखो, एक बेसिक बात समझो कि यहाँ और यहाँ ये 2 क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे व्यक्ति मेहनत कर रहा था, और मेहनत कर रहा था तो उसकी कॉलर व्हाइट रह सकती है क्या? उसके तो पसीने भी आएंगे और पसीने आकर के उनकी कॉलर जो है वो काली भी होगी, पक्की बात है। फिर जब व्हाइट की बात आएगी तो ऐसे काम जहाँ पर अच्छे ड्रेस व्रेस ला करके सिस्टमेटिक आप जाओगे ऑफिस, ठीक है ना, ऑफिशियल सिस्टम में आपकी कॉलर जो है वो गंदी नहीं होनी चाहिए, बैठ करके काम करके आओगे, ठीक है ना। वो इन क्षेत्रों में आते हैं। व्यापार हो, परिवहन यातायात हो, संचार सेवाएं हैं, बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति संबंधी सेवाएं, इसी प्रकार व्यक्तिगत व्यवसाय संबंधित, यानी दुकान पे बैठा हुआ वो व्यक्ति जो चीनी चाय बेच रहा है, वो सब किस में आ रहे हैं? ये तृतीय क्षेत्र के अंदर इस व्हाइट कॉलर जॉब में आते हैं। अब हम बात कर लें चतुर्थक क्षेत्र के क्रियाकलाप। इसमें हम देखें तो सूचना, अनुसंधान, विकास आधारित सेवाएं, ये रिसर्चेबल लोग होते हैं, यानी रिसर्च के ऊपर काम करने वाले लोग होते हैं। यानी ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं कहूं कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और वो लोग जो कुछ ना कुछ खोजने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो इसमें आएंगे। चतुर्थक क्षेत्र क्रियाकलाप ने बोलते हैं और इन्हें अनुसंधान विकास आधारित कार्य कहा जाता है, ठीक। अब क्या है इसमें देखिए, सूचनाओं का संकलन करना, उत्पादन प्रकीर्णन, ठीक। पहली चीज तो ये आते, पहले तो ये आते हैं कौन? सूचनाओं को इकट्ठे करने वाले और उत्पादन प्रकीर्णन। ये लोग जो हैं उत्पादन को प्रकीर्णन यानी फैलाने वाले, ये लोग इसके अंदर आते हैं पहले। जैसे मैं कहूँ कि पत्रकारिता के संबंधित कार्य, ये इसमें आ गया। सूचना संचार, ठीक है, मीडिया, ये सब इसमें आ गया। दूसरा, कार्यालय भवनों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, रंगमंच, लेखांकन कार्य और दलालों की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी सेवाएं, शिक्षा मतलब आप और हम, ठीक है, चिकित्सा, लेखांकन आदि सेवाएं शामिल हैं। मतलब ये है मूल रूप से वो लोग जो सुबह उठ करके तैयार होकर के, यहाँ पर मैंने कहा था कि इसके अंदर लोग काम करेंगे, इसके बाद में सबसे ज़्यादा मेहनत वाला, इन दोनों के बाद अगर कहीं मेहनत वाला काम है ना तो वो किस में आएगा? व्हाइट कॉलर जॉब में। समझ रहे हो? यहाँ तो काली होनी है कॉलर, यहाँ रह जाएगी व्हाइट, ठीक। और यहाँ पर जो स्थिति बनेगी वो ये बनेगी कि यहाँ लोग मेहनत तो करेंगे, निश्चित रूप से मेहनत तो करेंगे, लेकिन यहाँ मेहनत इनके बजाय इसके और उसके बनिस्पत कम रहेगी, सॉरी ज़्यादा रहेगी। यहाँ जो मेहनत ज़्यादा, फिर इनसे कम ये करेंगे और इनसे कम ये, यानी ये वो लोग हैं जो सबसे कम मेहनत करते हैं। समझ में आ गई बात? क्रम से है इनका सारा क्रम जो है ना, ये मेहनत के क्रम ही है।
ये सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर ये कम करते हैं, उसके कम, इनसे कम ये करते हैं, इनसे कम ये करेंगे और इनसे भी कम ये करेंगे। बस यही चीज़ है। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा, कोई भी चीज़ दे देगा, जैसे शिक्षा, अब बताओ साहब किस क्षेत्र में आएगी, कोई भी नाम दे देगा तो अंडरस्टैंडिंग काम करेगी आपकी, बस अंडरस्टैंडिंग से ही इस प्रश्न को सही कर सकते हो। प्रश्न का कोई तरीका नहीं, एक ही प्रश्न बनेगा और वो ये बनेगा कि ये क्षेत्र किस में आता है। अब वहाँ आपको अंडरस्टैंडिंग ये लगानी है कि मेहनत ज़्यादा कहाँ हो रही है। तो यहाँ जो मेहनत हो रही है वो वाइट कॉलर है, कॉलर तो गंदी होगी नहीं और मेहनत पूरी होगी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मेहनत ये करेगा। ठीक, फिर उसके बाद इससे कम ये वो लोग हैं जो रोज़ सुबह नहा धो करके तैयार होकर के टाई लगा करके ऑफिस में जाके बैठते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, जो कुछ होता है, या फिर जो टीचर होते हैं मेरे जैसे, वो गए पढ़ाया बच्चों को और पढ़ा करके सिर घर आ गए। ये क्या है? ये डेली जॉब, उठ करके जाना, तैयार होकर के वहाँ काम करके वापस आ जाना। इसमें कोई मतलब उतना जो मानसिक ताकत है ना वही आएगी, शारीरिक ताकत बिल्कुल भी नहीं आएगी। वो सब क्षेत्र इसमें ही आएंगे, ठीक है ना। जैसे कार्यालय भवनों में काम करने वाले, ऑफिसों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले टीचर हैं, अस्पताल है, रंगमंच है, लेखांकन कार्य हैं, ठीक है, दलालों के फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी की सेवाएं हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, लेखांकन है, ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं उच्च वेतन और कुशल कार्मिक। सबसे उच्च वेतन इनका होता है, सबसे कुशल ये माने जाते हैं, और ये लोग वहाँ माने जाते हैं जब मतलब टॉप लेवल, स्वर्ण कॉलर जॉब, ठीक है ना। इनकी कॉलर सोने की होती है ना। सोने की इसलिए होती है कि सबसे ज़्यादा कमाई इनके पास होती है, हाई क्वालिटी लोग होते हैं, या कहें कि उच्च बुद्धिजीवी वर्ग में ये शामिल होते हैं, बढ़िया कमाई जिनकी होती है। देखो कैसे उच्चतम स्तर के निर्णय, ये निर्णय निर्माता होते हैं, मतलब IAS IPS अधिकारी हो सकते हैं, नेता लोग हो सकते हैं, मंत्रिमंडल के लोग हो सकते हैं, ठीक है, यानी सरकार चलाने वाले वो लोग हो सकते हैं। हाई कॉलर जॉब यानी बोल सकते हैं अपन स्वर्ण कॉलर, सोने की कॉलर, ठीक है। व्यावसायिक कार्यकारी होते हैं ये, ठीक। पेशेवर सलाहकार होते हैं, मतलब सलाहकार ही, कुछ नहीं करते, सलाह दे करके आते हैं, बस बिल्कुल सोने की कॉलर। नीति निर्माण के संबंधित काम करते हैं लोग। अब इसमें उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि व्यावसायिक कार्यकारी, CEO, कंपनियों के CEO, ठीक है, व्यावसायिक कार्यकारी। उच्च सरकारी अधिकारी वही IAS, अनुसंधान वैज्ञानिक, रिसर्च साइंटिस्ट, और वो हाई लेवल के साइंटिस्ट, नीचे वाले काम कर रहे थे ना, वो तो इसमें आएंगे, अनुसंधान सूचना विकास इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ वो कौन से आएंगे? यहाँ वो आएंगे जैसे उस कह नहीं सकता है इसरो का प्रमुख, वो किस में आया? इसमें ही, ठीक है। अनुसंधान वैज्ञानिक, रिसर्च साइंटिस्ट ऊपर बड़ा, या उनके बराबर हाई लेवल पे काम करने वाले साइंटिस्ट। नीचे वाले लोग जो ना, वो नीचे वाले साइंटिस्ट, अनुसंधान वाले तो नीचे इसमें आएंगे। फिर वित्त विधि परामर्शदाता, CA इत्यादि, यानी ये लोग जो खूब पैसा कमाते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। वित्त वाले और विधि परामर्शदाता, विधि परामर्शदाता वकील जो बढ़िया कमाते हैं, वो सारे किस में आएंगे। अब ये नहीं है कि अब तुम लोग क्या कह दो कि सर कुछ वकील तो बिल्कुल नहीं कमाते, वो अलग विषय है, वो उनकी क्वालिटी भी डिपेंड करता है, किसी के ज़्यादा किसी के कम, वो विषय नहीं करता मैं। लेकिन ये जॉब इसी में आएंगे, क्योंकि इन जॉबों में कमाई का कोई लिमिट नहीं है, ये स्वर्ण कॉलर जॉब है, ठीक है ना। तो वो वित्त, विधि और CA, ये तीनों परामर्श वाला सारे काम करते हैं, और ये तीनों की हाई लेवल कितनी भी जा सकती है। तो इसलिए इन तीनों जॉबों को किसमें रखा गया है? इस क्षेत्र में रखा गया है, स्वर्ण कॉलर जॉब में ही इसे रखा गया है। तो मेरा मानना है कि चीज़ें आपकी कंफर्म समझ में आ गई होंगी। बस इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे मेहनत कम होती ही जाती है, इसलिए आप भी धीरे धीरे आगे बढ़िए, जिससे आपकी मेहनत कम रहे। शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी, ये मान के चलो, बस आगे फिर धीरे धीरे मेहनत अपने आप ही कम हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और उनके बारे में, कि जो कि बहुत ही एग्जाम में आने लायक चीज़ें हैं, उनको आपको ध्यान से समझना है। तीनों क्षेत्रों के अंदर उत्पादकों का जब योग हो जाता है ना, मतलब तीनों क्षेत्र जो अपन ने पढ़े हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन देख लेते हैं। यहाँ से हम बात करें तो तीनों जो क्षेत्रक थे, उन तीनों क्षेत्रक, तीन कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंदर उत्पादन करते हैं, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो इन तीनों क्षेत्रों को जब हम जोड़ते हैं तो उससे, और उनकी जो अंतिम वस्तुएं हैं, मतलब एक साल में इन तीनों क्षेत्रों में, एक वर्ष में, ये ध्यान रखना, वर्ष में मतलब एक वर्ष के अंदर इन तीनों क्षेत्रों में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जितना उत्पादित हुआ, अंतिम वस्तु जो प्रोडक्ट हुई, ठीक है ना, उन अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है, उस मूल्य को देश की ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ग्रोस यानी समग्र,
और डोमेस्टिक यानी घरेलू, और उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। पूरे देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी बोल सकते हैं या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी हम उसे बोल सकते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी घर के अंदर जो हमने पैदा किया। अब तीनों क्षेत्रों के अंदर जो कुछ हमने तीनों क्षेत्रों में पैदा किया, ठीक है ना, वो इसमें काउंटेबल हम कर देते हैं। तो वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि तीनों क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का जो है योग है उसे हम जीडीपी कहते हैं। अब हम बात करें जीडीपी के बाद, जीडीपी समझ में आ गई होगी, ग्रोस डोमेस्टिक यानी पूरे देश के अंदर जो पैदा हो रहा है तीनों क्षेत्रों में, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार। जीडीपी के बाद हम चले हैं तो नियोजन के प्रारंभिक वर्षों में सर्वाधिक योगदान, नियोजन के प्रारंभिक वर्षों मतलब भारत आज़ाद हुआ और जब हमने योजनाएं शुरू की 1950 के बाद, तब वहाँ पर हम जब बात करें कि शुरुआती वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान रहा, तो उस समय भारत में कृषि प्रधान देश आज भी है, पहले भी था, लेकिन कृषि में सर्वाधिक लोग लगे हुए थे। तो इसलिए प्रारंभिक क्षेत्र या बोले तो प्राथमिक क्षेत्र में उस समय 50% से भी अधिक लोग जो है वो काम कर रहे थे, या कह सकता हूँ कि वहाँ से प्रोडक्शन हमारे यहाँ जीडीपी का योगदान बोल सकता हूँ, तो वो 50% से भी ज़्यादा था। और अब मैं बात करूँ वर्तमान स्थिति में जीडीपी का योगदान, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर मात्र कितना रहा है 20% ही अब, और सेवा क्षेत्र में 50%, ठीक, प्राथमिक क्षेत्र में 20%, सेवा क्षेत्र में 50%। अब 30% बच गया, वो किस में रहा, द्वितीय क्षेत्र के अंदर जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वहाँ रह गया। तो यहाँ दो चीज़ों की हम बात करें, 20% प्राथमिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में 50%, मतलब कितना चेंज आया, देखो 50% वाला बिल्कुल 20% पे आ गया, और सेवा क्षेत्र सबसे टॉप स्थिति में पहुँच गया, जो बहुत कम था पहले, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार करे नौकरी मूर्ख गंवार, वो आजकल ज़्यादा हो गया, सेवा क्षेत्र ज़्यादा हो गया। अब सेवा क्षेत्र जब ज़्यादा हुआ 50% तक, तब वहाँ स्थिति हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, सेवा क्षेत्र के अंदर इतनी वृद्धि बढ़ने का कारण क्या है। तो कारण पहला माना जा सकता है बुनियादी सेवाओं का विस्तार, मतलब रोटी कपड़ा मकान का विस्तार हुआ है, चीज़ें ज़्यादा चाहिए, लोग जो है वो हर सुविधा को लेना चाहते हैं, तो इसलिए सेवाएं ज़्यादा चाहते हैं लोग, लोगों को क्या चाहिए अब सेवाएं, तो इसलिए सेवा क्षेत्र बढ़ गया। जब बुनियादी सेवाएं लोगों को ज़्यादा चाहिए, बुनियादी चीज़ें ज़्यादा चाहिए, तो सेवा बढ़ेगी, तो इसलिए सेवा क्षेत्र बढ़ा। दूसरा कारण क्या रहा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास होना। ये विकास हुआ जब आप शुरुआती स्थिति को जब डेवलप करेंगे, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में डेफिनेटली डेवलप होगा। तो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था वो बढ़ा, विकास बढ़ा है देश का, और जब बढ़ा है तो निश्चित रूप से प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कोई, अब सीधी सी बात है, तुम लोगों को कहूँ मैं कि तुम खेती कर लो, तो तुम मानोगे क्या, नहीं मानोगे ना। वही बात है, हर व्यक्ति अपना विकास करना चाहता है और खेती को सबसे पहले नीचे वाली पायदान पे रखना चाहता है, ये सोच है, क्योंकि हर व्यक्ति व्हाइट कॉलर जॉब से आगे करना चाहता है, सोने की कॉलर तक जाना चाहता है, व्हाइट कॉलर से फिर नीली कॉलर, फिर स्वर्ण कॉलर, ठीक है, आगे बढ़ना चाहता है। कौन चाहता है आज की तारीख में रेड कॉलर में रहना। रेड कॉलर का मतलब है कि जो श्रमिक है, अभी बताऊंगा मैं आगे, कॉलर्स वो हैं सारी बता दूंगा, तो जो श्रमिक वर्ग है उसमें नहीं रहना चाहते। आप भी अगर किसी को कहो कि मैं श्रमिक हूँ, ऐसा कहना नहीं चाहते, और समाज की स्थिति ऐसी बनती जा रही है। हालांकि ये एक श्रेष्ठ समाज की स्थिति होती नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति क्या है, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है, और जब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहता है तो वहाँ हम कह सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास होना निश्चित है। आगे हम देखें लोगों की बढ़ती आय। लोगों की बढ़ती आय की जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम एक देख सकते हैं कि जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा ना, कमाई बढ़ेगी, तो पक्का है कि वो सेवा लेना चाहता है, और सेवा लेना चाहता है इसका मतलब सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है। फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित नवीन सेवाओं का विस्तार, किसके ऊपर आधारित, सूचना संचार टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी बढ़ी है, और टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो उसके ऊपर काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, उन टेक्नोलॉजी को सुधारने वाले, उनको देने वाले। अब आपको क्या लगता है कि जब हम यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो अब इसके दौरान कितने लोग वहाँ पर जो यूट्यूब के अंदर कंपनी में भी जुड़े हुए होंगे, और बाकी क्षेत्रों में भी लोगों को, जैसे यूट्यूब के माध्यम से कई लोग कमाकर भी बहुत अच्छा खासा कमा के खा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हो रहा है, तो सेवा क्षेत्र बढ़ रहा है, सेवाओं का विस्तार हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी के कारण सेवा का क्षेत्र हो रहा है, बढ़ रहा है, लोगों की कमाई बढ़ी है इसलिए सेवा क्षेत्र बढ़ा है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है इसलिए सेवा क्षेत्र बढ़ा है, और बुनियादी सेवाओं का विस्तार हुआ है इसलिए जो है सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है। अब जितनी पॉजिटिव बातें होंगी सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं दो अन्य क्षेत्र और हुआ करते हैं जो इन तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन से तीनों में,
मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं कि सेवा क्षेत्र की बात कर सकता हूँ मैं, प्राथमिक की, द्वितीयक की, तीनों क्षेत्रों में कह सकता हूँ ये कि तीनों में ही ये चीज़ पाई जाती है। क्या पाई जाती है देखना, संगठित और असंगठित क्षेत्र तीनों में पाए जाते हैं। चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक क्षेत्र हो, तृतीयक क्षेत्र हो, तीनों ही क्षेत्रों में कुछ कार्य संगठित और रूप में होते हैं तो कुछ असंगठित रूप में भी होते हैं। विशेष रूप से सेवा क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। देख लेते हैं अपन इसके अंदर। सेवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से, मैं फिर कह दूं, सेवा क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है। बात करें अपन रोजगार की अवधि नियमित, जहां भी रोजगार की अवधि निश्चित है, नियमित है, वो क्या कहलाएगा, संगठित क्षेत्र कहलाएगा। जहां पर रोजगार की अवधि क्या हो जाए, नियमित, वो क्या कहलाएगा, संगठित क्षेत्र। दूसरा, लोगों के पास सुनिश्चित काम हो, फिक्स वर्कआउट हो, ठीक है ना, सुनिश्चित वर्क हो, मालूम हो कि ये काम है अपना, और निश्चित कार्य अगर लोगों के पास है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो संगठित क्षेत्र में आएगा। तीसरा, सरकार द्वारा पंजीकृत विनियमित और नियमित काम, मतलब कि जिन उद्योगों के ऊपर या जिन कार्यों के ऊपर सरकार का कंट्रोल हो, वो भी किस में आते हैं, संगठित क्षेत्र में। तो तीन चीजें संगठित क्षेत्र में आएंगी। पहला, रोजगार कंटिन्यू हो। दूसरा, लोगों के पास फिक्स हो कि हाँ मेरे को उठ करके कल कहाँ जाना है, सुनिश्चितता होनी चाहिए। ऐसा नहीं उठा करके गया और मालूम नहीं कहाँ काम करना है, क्योंकि काम है ही नहीं, सुनिश्चितता ना हो। जैसे कोई मजदूर जाता है टिप्पन लेकर के और उसको मालूम नहीं कि मुझे कोई रखेगा या नहीं रखेगा, वो संगठित में नहीं आता, वो किस में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है। तो सुनिश्चित होना चाहिए काम। दो चीज़ें हो गई, रेगुलर काम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और सरकार का कंट्रोल भी उसके ऊपर होना चाहिए। पंजीकृत, नियमित और विनियमित होना चाहिए। सरकार का पूरी तरह से उसके ऊपर कंट्रोल हो। अगर कहीं दिक्कत है तो सरकार उसके ऊपर कंट्रोल करे और उसे सही सिस्टमेटिक चलाए। अगली चीज़ आती है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र की हम जब बात करें तो छोटी छोटी बिखरी इकाइयों के अंदर वो असंगठित क्षेत्र होता है। मतलब ये नहीं मालूम होता कि काम कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ मालूम नहीं हो, ठीक है। जैसे कि सुबह सुबह मजदूर जाते हैं काम करने, उन्हें थोड़ी मालूम होता है कहाँ करेंगे काम, कुछ नहीं मालूम, तो किसमें बिखरी इकाइयाँ हैं, आज यहाँ काम किया, कल वहाँ, परसों वहाँ, कुछ नहीं मालूम। दूसरा, अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। अब इनके ऊपर सरकार का काफ़ी मांग करते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का नियंत्रण नहीं होने से वहाँ पर इनको कहीं पे रोजगार ज़्यादा मिलता है तो कहीं कम, कहीं पैसा ज़्यादा तो कहीं पैसा कम। उसके बाद रोजगार भी सुनिश्चित नहीं है, रोजगार की भी सुनिश्चितता इनके पास नहीं होती। तो इस प्रकार ये असंगठित क्षेत्र आता है, जहाँ सरकार का कंट्रोल नहीं, जहाँ रोजगार निश्चित नहीं, जहाँ पर इकाइयाँ छोटी हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस प्रकार दो क्षेत्रों के अंदर इसे विभाजित करेंगे, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्रों के अंदर। अब हम बात करें, दोनों समझ में आ गए होंगे। संगठित का मतलब जिस, एक सीधा सा समझ लो, जिसके ऊपर कंट्रोल है सरकार का और वो रेगुलर रोजगार दिलवा देगी, और जहाँ सरकार कोई नियंत्रण नहीं, कोई रोजगार की निश्चितता नहीं, वो किस में आता है, असंगठित क्षेत्र में आता है। तो ये क्या होते हैं, इसके दो क्षेत्र पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके आगे कि इस क्षेत्र में और क्या क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण रह गई, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं वो अभी बताएं, उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक चीज़ और रह गई थी, वो है स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। मतलब क्षेत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे अपन ने तीन पढ़े थे, कौन कौन से हमने पढ़े थे, कृषि आधारित यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक, ये तीन क्षेत्रक तो थे ही। इसके साथ साथ स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व मतलब जैसे सरकारी है या निजी है या सार्वजनिक और निजी है, इस आधार पर हम तीन भागों में से बांटते हैं। सबसे पहले आपने जाना होगा सार्वजनिक यानी सरकारी, जिसमें आप तैयारी करते रहते हैं, स्कूल है सरकारी स्कूल, ठीक है, प्राइवेट स्कूल वो प्राइवेट में चली जाएगी, और पीपीपी मॉडल तो आजकल आ ही रहा है, धीरे धीरे गवर्नमेंट इसमें भी कोशिश कर रही है। तो ये तीन प्रकार के क्षेत्र जो है वो माने जाते हैं। पहला कौन सा, सार्वजनिक यानी सरकारी, जिसमें रेलवे, डाकघर, स्कूल, मैंने बताया ना भी, जहाँ पर भी सरकारी कर्मचारी लगेगा वो क्या हो गई, सार्वजनिक क्षेत्र। निजी क्षेत्र की बात करें तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जिसमें रिलायंस है, टिस्को है, या फिर अडानी है, अंबानी है, ये अंबानी तो आएगी ना रिलायंस का, इसी प्रकार से और भी कोई चीज़ें हो सकती है। ये सारे के सारे किस में आएंगे, प्राइवेट क्षेत्र में। कोई सरकारी संस्था है वो नहीं चल पा रही तो उसको सरकार देखती है कि कोई प्राइवेट संस्था मिल जाए तो ये चल जाए, ठीक है, तो उसका सहयोग प्राप्त कर ले, इसलिए पीपीपी मॉडल होता है। वो कौन सा होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये खूब सुना होगा आपने वैसे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है ये क्षेत्र हुआ करता है। ऐसे करके तीन प्रमुख क्षेत्र स्वामित्व के आधार पर होते हैं। अब इसमें अगर देखें, इसको थोड़ा सा देख लेना, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं, क्या वो देखते हैं। उससे पहले समझ भी लो ये क्या चीज़ है।
सरकार और निजी क्षेत्र के बीच, सरकार के बीच और निजी क्षेत्र के बीच में लंबी अवधि का समझौता यानी भागीदारी, पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो लंबी अवधि की पार्टनरशिप होती है। और इसके साथ साथ इसके तहत ढांचागत सेवाएं जैसे रेलवे है, ठीक है, या फिर कोई जैसे मान लीजिए कोई लंबी दूरी की कुछ जहाज़ें, या ये कह सकते हैं कि कुछ सड़कें बनानी हैं, या हो सकता है कुछ पुल बनवाने हैं। तो ढांचे के संबंधी जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें प्रमुख से इसको काम में लिया जाता है, ढांचागत सुविधाओं में ज़्यादा काम में लिया जाता है। फिर बात करें अपन एसपीवी का गठन, ये दो चीज़ें एसपीवी और मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या है ये? पहले हम बात करें एसपीवी की, तो स्पेशल पर्पज व्हीकल, कहने का मतलब कोई भी कार्य, इसका गठन जो है वो होता है एसपीवी के का मतलब जो गठन होता है उसका टारगेट क्या है वो समझिए पहले, उससे समझा जाएगा कि एसपीवी है क्या। क्या टारगेट है? परियोजना पर अमल करना, अमल करने पर काम करना। भाई परियोजना जो बनाई है, जो काम हो रहा है, वहाँ काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो स्पेशल पर्पज, उस पर्पज के लिए स्पेशली, ठीक है, क्या बनाया जाए, एक व्हीकल बनाया जाए, एक तरह का चक्र बनाया जाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था की जाए कि वहाँ पर जाकर के प्राइवेट और जो सरकारी लोग हैं वो जाकर उसे संभाल सके। उस पर्पज पूरा हो नहीं हो रहा, यानी उद्देश्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए काम करती है। तो परियोजना के ऊपर अमल करने का काम एसपीवी के तहत क्या आता है। और मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट की हम जब बात करते हैं तो वहां बात आती है कि दोनों पक्षों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करना। दोनों पक्षों के बीच समझौता मतलब जैसे प्राइवेट और पब्लिक दोनों है, और यानी सरकारी और निजी भागीदारी है। अब उस भागीदारी के लिए समझौता तो करना पड़ेगा। अब जो समझौता हुआ है और उस समझौते पर जहां हस्ताक्षर होंगे वो चीज़ क्या होगी, वो एग्रीमेंट किस रूप में होगा, तो वो होगा मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को क्या नाम देंगे आप? मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। पहला एसपीवी, इसके तहत तो परियोजना का क्या होता है, निरीक्षण होता है, परियोजना पे अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा उसके ऊपर काम, उसको चेक करने के लिए कि एक ग्रुप का गठन किया जाता है एसपीवी के नाम से, स्पेशल पर्पज व्हीकल। और दूसरा होता है मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट, और इसका मतलब होता है कि जिसके तहत इन दोनों में आपस में, किसमें, प्राइवेट और पब्लिक में जो समझौता हुआ है, उस समझौते का जो एग्रीमेंट है, जो लिखा गया है, पन्ना जिसके ऊपर साइन हुए है, उसका नाम क्या है, मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट। ये दोनों बहुत नाम ऐसे हैं जो एग्जाम पूछे जा सकते हैं। एसपीवी क्या है या मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट क्या है? एसपीवी क्या है? परियोजना पर अमल करने से संबंधित काम है। और मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट क्या है, ये अगर पूछा जाए तो इसका मतलब ये समझौता है। अब हम बात करें इसके अंदर जो 2021-22 में अर्थव्यवस्था जो थी हमारी, उस अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग वर्तमान स्थिति 2021-22 में ही चलेगी, क्योंकि 22-23 का तो भी आंकड़ा फरवरी बाद में आएगा। तो अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके अकॉर्डिंग, और चूंकि एग्जाम हमारी फरवरी में हो जानी है तो इसलिए यही आंकड़े आपको याद रखने हैं। अब ये पूछा भी गया था सेकंड ग्रेड के अंदर 18.8, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से इनमें से आने की संभावना है, इनको तीनों को याद रखना। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में, ये जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंदर चालू कीमतों पर जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो योगदान है, किसका, प्राथमिक क्षेत्र का, यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान है वह 18.8%। इसके बाद में उद्योग और विनिर्माण के संबंध देखें, यानी द्वितीय क्षेत्र के आंकड़ों को देखें अपन, तो 28.2% है। और इसका मतलब हुआ कि ये जो हैं वो विनिर्माण क्षेत्र के संबंधित हो गई, ठीक है। उद्योग और निर्माण, विनिर्माण, ये जो मैंने बताया था पहले, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। वो चीज़ समझने के बाद यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। उसके बाद सेवा क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र की हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा है, ये बात मैंने पहले बताई है। 53%, कितने प्रतिशत बढ़ा है? 53% ये आंकड़े बड़े हैं। कहने का मतलब वर्तमान स्थिति में देखें तो सेवा क्षेत्र सर्वाधिक है, 18.8 के साथ सबसे कम कृषि क्षेत्र है, और मध्य में ये हमेशा ही था उद्योग और विनिर्माण 28.2%। तो इस प्रकार से ये चीज़ हमारी कंप्लीट होती है। अब कुछ एकदम सीधे फैक्चुअल चीज़ें हैं, सीधे फैक्चुअल अपन प्रश्न को याद रखने हैं, तो उनके संबंध में आखिरी स्लाइड देख लेते हैं। तब तक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं अपन इसके अंदर जो बाकी विषय रह गया, आप कंप्लीट है इसमें। इस स्लाइड के मार्क कुछ नहीं आएगा, जो ये कंप्लीटली आपको बताई वो स्लाइडें, और ये इन सब की स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। और जितना मैंने कहा था कि अगर आप लिखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि लिखते ना अपन तो याद हाथों हाथ होता है, तो लिखोगे तो सबसे बेस्ट है। हाथों हाथ लिखते जाया करो, थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी, मेहनत भी करोगे तो याद होगा,
ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना वो है कॉलर। ये दिख रहे हैं ना 4 कॉलर, 1% पक्का आएगा इनमें से, मेरा अनुमान है ऐसा, ठीक है ना। इनमें से प्रश्न आना चाहिए, तो इसलिए इस बात को अच्छे से ध्यान से समझ लेना। क्या है ये वो देख लेते हैं। लाल कॉलर श्रमिक, सफ़ेद कॉलर श्रमिक, नीला कॉलर श्रमिक और स्वर्ण कॉलर जो है वो श्रमिक। इन्हें श्रमिक नहीं बोलेंगे, इनको तो जो भी बोलते हैं कि तो सोने वाले लोग हैं, पैसे वाली पार्टियाँ, तो इनको क्या श्रमिक बोलेंगे अपन। तो उस आधार पर हम देखें तो ये 4 भागों में बढ़ जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन लाल कॉलर श्रमिक। ये क्या होते हैं? ये होते हैं प्राथमिक कार्यकलाप, यानी कृषि है, या ये कह सकते हैं प्रोडक्ट जो प्रकृति से प्राप्त होने वाले हैं वहाँ पर जो लगे हुए, जैसे खदानों में लगे हुए काम श्रमिक हैं, या जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक हैं, वो सब के सब प्राथमिक उत्पादन करते हैं। तो प्राथमिक उत्पादन वाले जो श्रमिक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लाल कॉलर श्रमिक। इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है कि भाई ये ज़्यादा मेहनत करते हैं तो शरीर जो है उसमें से खून निकलने लग जाता है, या सारा शरीर लाल हो जाता है, इतना मेहनत करते हैं वो, ठीक है ना। इसलिए लाल से उसे जोड़ लेना। तो प्राथमिक कार्यकलाप में करने वाले जो लोग हैं वो, और उनका कार्यक्षेत्र घर से बाहर होने के कारण, लाल कॉलर वाले जो लोग हैं ना उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः लाल कॉलर इसलिए कहा जाता है उनको, कारण तो यही है। ये तो ट्रिक बताई थी मैंने याद रखने वाली, कौन सी, कि जो ज़्यादा श्रम करते हैं तो उनका शरीर गर्म हो जाता है, इससे याद रखा जाएगा, लाल हो जाता है, ठीक है। और बाकी रीजन क्या है, लाल कॉलर वाले क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि कार्यक्षेत्र घर से बाहर होता है, और घर से बाहर कार्यक्षेत्र होने के कारण से इन्हें क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। दूसरा आता है सफ़ेद कॉलर श्रमिक। अब सफ़ेद कॉलर श्रमिक कौन से होते हैं? जो व्यावसायिक श्रमिक होते हैं ना वो क्या होते हैं? सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। जो व्यावसायिक क्षेत्र में लगे रहते हैं वो सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तीसरे होते हैं नीला कॉलर श्रमिक। और नीले कॉलर श्रमिक की हम जब बात करते हैं तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। उच्च तो दक्षता होती है, हाई क्वालिटी वाले होते हैं। दूसरा विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक होते हैं, मतलब थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है, ये एक्सपर्ट होते हैं बेचारे, लेकिन उनको उसके बावजूद भी उनकी योग्यता अनुसार पेमेंट नहीं मिलता। लेकिन एक अलग ही कैटेगरी होती है, कौन सी? स्वर्ण कॉलर जॉब। ये क्या होते हैं? इनको ध्यान सुनना। उच्च वेतन, बढ़िया तो वेतन मिलता है, कुशलता इनकी उच्च होती है, ये बात मान सकते हैं अपन। लेकिन अब वो अपनी कुशलता को उतना काम में नहीं लेते जितना ये लेते हैं। ये जो है काम बहुत करते हैं और अपनी क्षमता को भी बहुत काम में लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्हें वेतन कम मिलता है। किनसे? स्वर्ण कॉलर वालों से। इसलिए इन्हें तो स्वर्ण बोल दिया जाता है और इन्हें क्या बोला जाता है? नीला कॉलर। ये ध्यान रखना। जो उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जो होते हैं वो स्वर्ण कॉलर जॉब में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्राचीनतम ज्ञात जो जानकारी है उसके अनुसार जो आर्थिक क्रियाएं थी उनमें भोजन संग्रहण और आखेट, ये 2 शुरुआती, जब मनुष्य जब शुरुआत के अंदर जब आर्थिक क्रियाएं करने लगा था तो सबसे पहली आर्थिक क्रियाएं 2 ही थी मनुष्य की। कौन सी? भोजन का संग्रहण करना और आखेट करना। ये प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं थी। दूसरा चीकल, एक चीकल जो है इसको भी ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो दिया है ना मैंने सब कुछ, वो बहुत छांट करके और पूरी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग दिया है। ये चीकल क्या है? ये किताब में लिखा हुआ है आरबीसी की में, ऐसे कैसे उठाया है इसको, ऐसे आते हैं आजकल शब्द ही आते हैं सीधे, तो ध्यान रखना इसको। च्युइंगम होती है ना, मुंह में चबाते हैं च्युइंगम, च्युइंगम का चूसने के बाद जो शेष बचा हुआ भाग होता है जो कि जेपेटा वृक्ष के द्वारा बना के दूध से बनता है। जेपेटा वृक्ष है और उसका दूध, और उस दूध से बनता है वो क्या? जो च्युइंगम के बाद हम सफ़ेद छोड़ते हैं ना वो। अब उसके बाद देख लेते हैं अपन इसमें चलवासी पशुचारण क्षेत्र। इसमें देखना उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप होता हुआ एक क्षेत्र, 3-4 क्षेत्र हैं जहाँ चलवासी पशुचारण होता है। चलवासी पशुचारण का मतलब क्या है कि वो पशुओं को चराते हैं, एक स्थान दूसरे, तीसरे चौथे स्थान, मतलब चारों तरफ चलते रहते हैं, रुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? चलवासी पशुचारण कहा जाता है। सबसे पहले उत्तरी अफ्रीका से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया तक, मंगोलिया से और वो मध्य चीन तक जाता है। कौन सा? पहला क्षेत्र। कहाँ से स्टार्ट होगा? अफ्रीका से स्टार्ट होकर के चीन तक जाएगा। एक तो ये है रोड, मतलब एक एरिया जहाँ पशुओं को लेकर के चलते रहते हैं लोग, ठीक है ना। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उत्तरी अफ्रीका से, फिर अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप से मंगोलिया और वहाँ से फिर चीन। एक तो ये एरिया है। यहाँ पर क्या होता है? चलवासी पशुचारण, मतलब पशुओं को लेकर ये खुद भी चलते रहते हैं, पशु भी इनके चलते रहते हैं, वहीं जीवन यापन करते हैं। दूसरा, यूरोप और एशिया के अंदर टुंड्रा प्रदेश है।
इसमें भी सेम ऐसा ही क्या रहता है, चलवासी पशुचारण होता रहता है। तो दो क्षेत्र, एक क्षेत्र तो बता दिया ना, अफ्रीका से लेकर चीन तक, दूसरा यूरोप और एशिया का टुंड्रा प्रदेश, तीसरा दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप। दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे ना अपन, मतलब भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिण गोलार्ध होता है, दक्षिणी गोलार्ध में हम चले तो अब पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका हो, अफ्रीका के अंदर भी कौन सा हिस्सा, पश्चिम की तरफ जाएंगे, और पश्चिम में जाने के बाद कौन आता है, वहाँ से स्टार्ट होकर के, पश्चिम से स्टार्ट होकर और मेडागास्कर द्वीप तक एक जो है चरवाहों का ग्रुप जाता है। तो वो ग्रुप की क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण का तीसरा क्षेत्र। एक क्षेत्र और होता है हिमालयी क्षेत्र के अंदर, हिमालयी क्षेत्र की चरवाहा, जिसमें प्रमुख रूप से, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखना, गुज्जर और बक्करवाल, गुज्जर और बक्करवाल ये तो होते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, गद्दी होते हैं हिमाचल और जम्मू कश्मीर में। याद रखना इनको, कौन कौन से, गुज्जर बक्करवाल, ठीक है ना। बकरी लेकर एक गुज्जर चलाने के लिए कहाँ जाता है, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा गद्दी हिमाचल और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर गद्दी पर बैठे रहते हैं, मंत मठाधीश जो हैं वो हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं, क्या लगा करके, गद्दी। ये गद्दी भी एक जनजाति है जो क्या करती है, वहाँ पर पशुचारण करती है। इसके अलावा भूटिया और भोटिया, ये दो ध्यान रखना, भूटिया सिक्किम में है जनजाति, और भोटिया जो है वो उत्तराखंड में है, जो पशुचारण की करने वाली एक जाति है, जनजाति बोलते हैं इसे। तो भूटिया जब सिक्किम, ठीक है ना, और भोटिया, दोनों में अंतर है, भूटिया और भोटिया, ठीक है ना। तो भोटिया कहाँ है, उत्तराखंड में। ये दोनों आप आराम से याद रख सकते हैं। भोट, ठीक है ना, बाटे, बोटे यानी बाटे, ये तो उत्तराखंड में है ही, हिमालय वहाँ तो। और भूटिया, ठीक, मतलब भूत कब बन जाता है आदमी, सिक्किम, सिक्कू के लिए, ऐसे इसको जोड़ करके याद रख सकते हो। अब आगे चलते हैं अपन, आउटसोर्सिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको अंत तक देख लेना। बाह्य स्रोतन या आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग क्या होता है कि दक्षता सुधारने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आपको लगा कि मेरी कंपनी में इतना बड़ा एक चीज़ नहीं बन पाएगी, तो आप किसी एक्सपर्ट से कुछ चीज़ें बनवा लेते हैं, कोई चीज़ें, कुछ क्षेत्र, या मान लीजिए एक मशीन बना रहे हो, उसके कुछ पार्ट आपने बाहर से बनवाए, तो वो क्या कहलाती है, आउटसोर्सिंग। तो दक्षता सुधारने के लिए और लागत के घटाव कराने के लिए, जिससे पैसा भी कम, भाई मशीन का जो पूरी मशीन बने, एक तो आप भी पार्ट बना सकते हो मशीन के, लेकिन अगर आप स्पेशली उसका पार्ट बनाएंगे तो महंगा पड़ेगा। एक कंपनी ऐसी जो उसके पार्ट ही बनाती है, तो वहाँ से लोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो इस प्रकार से दक्षता को सुधारने के लिए और लागत को घटाने के लिए क्या किया जाता है, आउटसोर्सिंग की जाती है। अब आउटसोर्सिंग दो प्रकार की होती है, एक तो ज्ञान प्रक्रमण बाह्य स्रोतम यानी KPO, एक तो होती है नॉलेज वाली आउटसोर्सिंग, ठीक है, नॉलेज के यानी नॉलेज, और दूसरी होती है BPO यानी व्यावसायिक प्रक्रमण और बाह्य स्रोतम, यानी दूसरी होती है बिजनेस वाली, एक नॉलेज वाली और एक बिजनेस वाली। दो प्रकार की जो है आउटसोर्सिंग होती है, एक नॉलेज की आउटसोर्सिंग यानी अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आपने बाहर से नॉलेज लिया, और एक बिजनेस में अगर आपने कोई चीज़ बाहर से ली तो उसे बिजनेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। दो प्रकार की आउटसोर्सिंग होती है, इनके बारे में आप ध्यान रखना। इसमें थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं आपको, ये देख लो पहले, KPO यानी नॉलेज वाली आउटसोर्सिंग। अब नॉलेज आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि ये BPO की तुलना में बेहतर होती है, यानी बिजनेस आउटसोर्सिंग से बेस्ट क्या होता है, नॉलेज। आप बिजनेस वाले पार्ट किसे लेके आओगे, उससे बड़ा तो नॉलेज ले लो, फिर आप बना लो, ये बेस्ट रहता है। फिर दूसरा, उच्च कुशल कर्मी किस में पाए जाते हैं, नॉलेज। अगर आप नॉलेज आउटसोर्सिंग करते हैं तो उससे आपके कार्मिक भी क्या होंगे, उच्च कुशल होंगे, और इसमें उच्च कुशल कार्मिक इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किसमें, KPO में पाए जाते हैं। तीसरा, अब ये कहाँ होता है, नॉलेज आउटसोर्सिंग कहाँ होती है, किन क्षेत्रों में होती है, अनुसंधान वाले क्षेत्रों में और व्यावसायिक क्रियाओं के अंदर ऐसी पाया जाता है कि वो नॉलेज लेते हैं, क्योंकि रिसर्च के लिए आपको नॉलेज मिल गया, खूब है, अब बाकी चीज़ों की न भी ले तो कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अनुसंधान और व्यवसाय के क्षेत्र में आप नॉलेज आउटसोर्सिंग कर लें तो बेस्ट है। E-लर्निंग है, व्यवसाय अनुसंधान, बौद्धिक संपदा, कानून और बैंकिंग सेक्टर, इन सेक्टर्स में, यानी कानून और बैंकिंग सेक्टर हो गया, बौद्धिक संपदा और E-लर्निंग और व्यवसाय पर रिसर्च, इन क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखें तो नॉलेज आउटसोर्सिंग ही ज़्यादा की जाती है। अब हम बात करें अपतटन, ऑफसोर्सिंग, ये क्या होता है। ऑफसोर्सिंग एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जब हम विदेशों से कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो क्या कहलाती है, ऑफसोर्सिंग, यानी अपतटन, यानी तट से बाहर से मंगाया अपन ने, ठीक है। जब बाह्य स्रोतन का कार्य विदेशों में कार्यरत लोगों से कराया जाता है, विदेश में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उससे अपन ने कोई चीज़ बनवाई, जैसे कोई ऐप बनवाया है, कोई चीज़ बनवाई, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ऑफसोर्सिंग, ठीक है, अपतटन कहलाता है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका पहला लेसन कंप्लीट। इसके बाहर मेरे अकॉर्डिंग तो कुछ जाना नहीं चाहिए।
और बाकी देखो ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए कहीं से भी जो है वो आपके लिए प्रश्न लाया जा सकता है। लेकिन जितना मेरा प्रयास था मैंने अधिकतम प्रयास किया और इस लेसन को कंप्लीट किया है, और मेरे अकॉर्डिंग तो इससे बाहर प्रश्न जाना नहीं चाहिए। तो इसको भी तैयार कर लोगे तो लेसन बेस्ट तैयार है, ठीक है ना। इसके बाहर नहीं जाएगा, विश्वास के साथ पढ़े। और जो इसकी स्क्रीनशॉट है वो आपने ले ली होगी, नहीं इसकी तो भी ले लेना जब मैं हटूँ, लेकिन जो बाकी की ले ली होगी और नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है वो टेलीग्राम के ऊपर मैं स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैटर आपको पूरी तरह से मिलता रहेगा, उसकी PDF टाइप बना करके अच्छे से, और वहाँ पर मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।